नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ABNM एकेडमी की मनोविज्ञान की ऑनलाइन क्लासेस में। और मैं हूं आपका अवनीश सर। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का हमारा टॉपिक है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। देखिए, जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के निवासी थे, उन्होंने एक विकास का सिद्धांत दिया जिसको संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इस सिद्धांत को हम संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं और इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अगर हम अन्य नाम की चर्चा करते हैं तो उन सिद्धांतों में हम इसे ज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कह सकते हैं, विकासात्मक अवस्था का सिद्धांत भी कह सकते हैं, या अवस्था का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, संज्ञानवादी विकास के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, और एक नाम है अंतःक्रियावादी विचारधारा। अंतःक्रियावादी विचारधारा के नाम से भी इस सिद्धांत को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि ये सिद्धांत जो है ये कैसे जो है कार्य करता है। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि जो जीन पियाजे थे वो निवासी थे स्विट्जरलैंड के। अगर ये प्रश्न बनता है कि जीन पियाजे कहाँ के निवासी थे, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। और उनका जो सहयोग किया था, या ये हम पूछा जा सकता है कि उनके सहयोगी कौन थे, तो बारबेल इनहेल्डर। क्या नाम था? इनहेल्डर। बारबेल इनहेल्डर इनके सहयोगी का नाम था, जिन्होंने इनको इस सिद्धांत में और बाकी के अन्य सिद्धांतों में इनको सहयोग किया था। अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले इस सिद्धांत का नाम आता है कि विकासात्मक विकास का सिद्धांत किसे कहा जाता है। एक चीज ये भी आती है कि जब विकासात्मक सिद्धांत दिया तो इसको अंतःक्रियावादी विचारधारा के नाम से जाना गया। अर्थात हमारे अंदर से जो विचार करने की क्षमता होती है, जिससे व्यक्ति सीखता है, संज्ञान में जानकारी होती है, तो इसलिए इनको विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये प्रश्न अगर आपका बनता है कि विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो सीधा सीधा उत्तर बनता है जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता है। या संज्ञानवादी मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भी जीन पियाजे को ही लगाएंगे। जीन पियाजे ने अपने बच्चों पर ही प्रयोग किया था। उन्होंने ये देखा कि उनके बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं। सबसे पहले जब जन्म होता है उसके पश्चात वो कैसे सीखते हैं, फिर उसके बाद कैसे सीखते हैं। धीरे धीरे उन्होंने इनकी 4 अवस्थाएं बताई, उनकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। तो उन्होंने अपने बच्चों पर प्रयोग किया और उसको बाद में उन्होंने लोगों को बताया कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं, अर्थात उनकी जानकारी कैसे होती है। तो संज्ञान शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है जानकारी। क्या अर्थ होता है? जानकारी। इसके कुछ महत्वपूर्ण पद होते हैं, पहले हम ये जान लें। कुछ ऐसे शब्द हैं जो इनके सिद्धांत में आएंगे, जिनको मैंने कहा है कि इसके महत्वपूर्ण पद हैं, और कुछ तथ्य हैं। उन तथ्यों को अगर हम जान लेते हैं तो हमें सिद्धांत को सीखने में बहुत आसानी होगी। पहले हम उन तथ्यों को जानते हैं कि कौन कौन से पद हैं इसके। तो पहला पद अगर हम बात करते हैं, एक शब्द आता है स्कीमा। ये शब्द आपको कई बार पूछा जाता है, ये पूछ लिया जाता है कि स्कीमा किसके सिद्धांत से संबंधित है। नाम दे दिया जाता है स्किनर, पावलव, थॉर्नडाइक या आपके जीन पियाजे। तो जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? ये एक संगठित स्वरूप होता है मानसिक संरचनाओं का। हमारे मस्तिष्क में जो सूचनाएं एकत्रित होती हैं, उन सूचनाओं को एकत्र करके जिसको भविष्य में हम सामान्यीकरण कर सकें, उनके द्वारा हम लाभ उठा सकें, वो क्या कहलाती है? वो संरचना हमारी स्कीमा कहलाती है। क्या कहलाती है? देखिए, मस्तिष्क में सूचनाओं को संगठित करना जिसका भविष्य में सामान्यीकरण किया जा सके, तो ये क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। अब दूसरा आता है स्कीम्स। स्कीमा के बाद आता है स्कीम्स। तो इसका अर्थ होता है व्यवहारों का वह संगठित स्वरूप या पैटर्न जिसे आसानी से दोहराया जा सके। समझिए कि व्यवहारों का वह संगठित स्वरूप जिसे आसानी से दोहराया जा सके। जैसे टाइम टेबल होती है, हमको आसानी से याद हो जाती है। हम कहते हैं पहला पीरियड किसका, दूसरा किसका, तीसरा किसका, तो वो स्कीम्स होती है। तीसरा शब्द अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर विकेंद्रण आता है। क्या आता है? विकेंद्रण। विकेंद्रण होता है वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने की क्षमता। क्या होती है? वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने विचारने की क्षमता को हम विकेंद्रण कहते हैं। ये विकेंद्रण शब्द अगर इनके शब्द में कहीं पर भी आता है सिद्धांत में, तो हम इन शब्दों की चर्चा पहले इसलिए कर रहे हैं ताकि सिद्धांत को पढ़ते समय हमें कोई असुविधा ना हो, कठिनाई ना हो। इसलिए इन पदों को हम जान लें, इन तथ्यों को जान लें कि इनका क्या अर्थ होता है। विकेंद्रण होता है कि व्यवस्थित ढंग से या वास्तविक ढंग से या वस्तुनिष्ठ ढंग से सोचने विचारने की क्षमता को विकेंद्रण कहा जाता है।
नेक्स्ट आता है मानसिक संक्रिया, एक शब्द आता है मानसिक संक्रिया, ये भी इनके सिद्धांत में आएगा। तो समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला चिंतन, मानसिक संक्रिया क्या आती है, समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला चिंतन क्या कहलाता है, मानसिक संक्रिया। यह संक्रिया शब्द जो लिया गया, ये जोड़ घटाना गुणा भाग गणित जगत से लिया गया है। कहां से लिया गया है, गणित जगत से लिया गया है। मानसिक संक्रिया का तात्पर्य क्या होता है कि जोड़ घटाना गुणा भाग। अब हम जीवन में मानसिक संक्रिया क्या करेंगे, अपने जीवन में जो बदलाव होते हैं उनमें हम कैसे तालमेल बिठाते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, किन चीजों को हटाते हैं अपने जीवन में, किन को रखते हैं, इन सब के लिए मानसिक संगठित एक क्षमता उत्पन्न करते हैं, जिनको संगठित रूप प्रदान करते हैं, तो समस्या समाधान कर पाते हैं। वो क्या कहलाती है, आपकी मानसिक संक्रिया। इसके लिए समस्या समाधान के लिए किया जाने वाला चिंतन क्या कहलाता है, मानसिक संक्रिया। अगला शब्द आता है अनुकूलन। देखिए अनुकूलन क्या है, वातावरण से समायोजन करना। अनुकूलन क्या होता है, वातावरण से समायोजन की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अनुकूलन कहलाती है। इसके लिए दो शब्द दिए जाते हैं, एक आत्मसातकरण और दूसरा समंजन। इसमें दो शब्द आ जाते हैं, इसमें अनुकूलन में दो तथ्य आ जाते हैं, एक आपका आत्मसातकरण, दूसरा समंजन। आत्मसातकरण का मतलब ये होता है कि पूर्व की जो आपको ज्ञान है वो नवीन परिस्थितियों में सीखने में सहायता दे। पूर्व का जो ज्ञान है आपका वो नए ज्ञान को सीखने में सहायता दे, आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे आप सरल तरीके से जोड़ और घटाना जानते हैं, तो कठिन तरीके का जोड़ घटाना अगर आप सीखते हैं तो पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान आपको क्या करेगा, सहायता देगा। ऐसे ही समंजन क्या होता है, नई परिस्थिति के आधार पर व्यवहार में परिमार्जन करना। अर्थात आप नई परिस्थिति के आधार पर कैसे अपने व्यवहार को परिमार्जित करते हैं। जैसे सरल तरीके से, जैसे अभी हमने उदाहरण दिया, सरल तरीके के जोड़ घटाना आप जानते हैं, और यहाँ पे आपको गुणा भाग के सवाल दे दिए जाए, किसके, गुणा के और भाग के। अब गुणा भाग के सवाल तो आप नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ समंजन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, अर्थात असमंजन में आप पड़ जाएंगे, कैसे करें। तो उसलिए आपको अपने व्यवहार को कैसे परिमार्जित करना है, ये कहलाती है समंजन की स्थिति। अब आता है, अगला आता है साम्य धारण पॉइंट। साम्य धारण के अंदर ये दोनों चीज आ जाती है, आत्मसातकरण और समंजन। जो आपका साम्य धारण होता है, इसमें दोनों परिस्थितियों के गुण आ जाते हैं कि पुरानी परिस्थितियों से नवीन परिस्थितियों में कैसे आप अनुकूलन करेंगे, और पुरानी परिस्थितियों से नई परिस्थितियों में आप कैसे अपने व्यवहार को परिमार्जित करेंगे, वो कहलाता है साम्य धारण। और लास्ट पॉइंट है आपका संज्ञानात्मक संरचना। संज्ञानात्मक संरचना का मतलब होता है कि जो जानकारी का समुच्चय जो आपके मस्तिष्क में बनता है वो किस प्रकार से बनता है, और उसका आप कैसे प्रभाव को आकलन कर पाते हैं और उसको कैसे अपने जीवन में उतार पाते हैं। इसके लिए 5 तथ्य और हैं जो मैंने अपनी तरफ से जोड़े हैं, इनको भी आप जान लीजिए कि संज्ञान के लिए 5 चीजों का होना बहुत जरूरी है। वो 5 चीजें क्या होती है, समझ लीजिए। पहला आता है प्रत्यक्षीकरण। इन 5 तथ्यों को मैं जानने से पहले एक घटना बताता हूं कि जैसे अगर हम कहीं कोई घटना घटित होती है तो वहां पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जाती है तो पुलिस इंस्पेक्टर वहां पे जाके सबसे पहले क्या करते हैं, प्रत्यक्षीकरण। वहां जाकर उसे देखते हैं और अपनी रफ डायरी में जो है उसको नोट कर लेते हैं, कच्चा चिट्ठा बना लेते हैं। थाने में आके उन तथ्यों का क्या करते हैं, वो स्मरण करते हैं कि मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें पढ़ी देखी थी, कौन सी चीज कहाँ थी, किस अवस्था में थी। फिर चिंतन करते हैं कि ऐसी अवस्था में वो चीज क्यों पड़ी थी, उसका कारण क्या था, और कारण जानने के पश्चात वो निर्णय लेते हैं और अंत में समस्या का समाधान हो जाता है। तो इस प्रकार से 5 तथ्यों का होना संज्ञान के लिए बहुत जरूरी होता है। क्या, प्रत्यक्षीकरण, स्मरण, चिंतन, निर्णय और समस्या समाधान। इससे भी पहले एक और आता है संवेदन। अगर हम ये पूछें कि प्रत्यक्षीकरण से पहले क्या आता है, तो आता है संवेदन। तो संवेदन अर्थात महसूस होना। संवेदन का तात्पर्य क्या होता है, महसूस होना। जब किसी चीज की जानकारी होती है तो उससे पहले हमें उसे महसूस होता है। जैसे कीड़ा काटता है तो महसूस होता है कि हमें किसी ने काटा। तो इन 5 तथ्यों के अलावा एक शब्द और होता है संवेदन। तो इन तथ्यों के आधार पर हम संज्ञान की या संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत को जान सकते हैं। अब हम बात करते हैं देखिए अब हम बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की। अब हमने कुछ तथ्य जान लिए, स्कीमा जान लिया, विकेंद्र जान लिया, स्कीम से जान ली, साम्य धारण जान लिया, अनुकूलन जान लिया, मानसिक संरचना जान ली, और 5 तथ्य भी जान लिए, प्रत्यक्षीकरण भी जान लिया, स्मरण भी जान लिया, चिंतन भी जान लिया, निर्णय भी जान लिया, समस्या समाधान भी। इन सबसे हमें क्या होता है, संज्ञान की जानकारी कि संज्ञान हमें किन किन तथ्यों से होता है। जानकारी, ये सब पद है संज्ञान के लिए, जानकारी के लिए।
इनका प्रयोग इनके सिद्धांत में कई बार किया जाएगा। इसके लिए मैंने आपको ये सभी चीजें बताई थी। अब बात करते हैं जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। तो उन्होंने उसकी 4 अवस्थाएं बताई, इसीलिए इसको अवस्था सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें पहली अवस्था आती है संवेदी पेशीय अवस्था। इसको इंद्रिय जनित पेशीय अवस्था भी कहा जाता है, ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। और ये 0 से 2 वर्ष, 0 का मतलब जन्म से 2 वर्ष होती है, अर्थात जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था इंद्रिय पेशीय अवस्था, इंद्रिय जनित अवस्था, संवेदी पेशीय अवस्था या ज्ञानेंद्रिय अवस्था के नाम से जानी जाती है। इस अवस्था में जन्म से लेकर 2 वर्ष तक बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से, आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, त्वचा से, इनके द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है। वही ज्ञान उसके मस्तिष्क में पहुंचता है, इसीलिए इसको इंद्रिय पेशीय अवस्था या ज्ञानेंद्रिय अवस्था कहा जाता है। मस्तिष्क में ज्ञान, संज्ञान माने उसको जानकारी मस्तिष्क में कहां से पहुंचती। अगर वो किसी चीज को छूता है कि ठंडा है, गर्म है, तो अगली बार नहीं छुएगा। अगर गर्म छू लिया तो उसे स्पर्श करके जाना त्वचा से। अगर उसको किसी चीज की सुगंध लगती है, नाक से लगती है। किसी चीज का स्वाद अच्छा लगता है वो खा लेता है, अच्छा नहीं लगता है बाहर मुंह बना के निकाल देता है। तो यह अवस्था बच्चे की कहां से जाती है? आंख, नाक, कान, जीभ, त्वचा, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से उसके मस्तिष्क में जानकारी जाती है, ज्ञान जाता है, इसीलिए इसको इंद्रिय पेशीय अवस्था या ज्ञानेंद्रिय अवस्था कही जाती है। इसमें वस्तु स्थायित्व, अर्थात वस्तु स्थायित्व का मतलब ये होता है कि वस्तु सामने होगी तभी वो उस चीज को जान पाएगा, उससे पहले उस चीज को नहीं जान पाएगा। इसमें भाषा की समझ नहीं होती है। बच्चा हाथों पैरों को चलाकर सीखता है, चलना, बोलना, खाना, पीना इत्यादि ज्ञान बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से करता है, इसीलिए इसको इंद्रिय पेशीय अवस्था या ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। दूसरी अवस्था आती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। देखिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपकी 2 से लेकर 7 वर्ष की, यहाँ 2 खत्म हो गए, अर्थात तीसरे वर्ष से प्रारंभ होती है। लेकिन कहा 2 से 7 जाता है कि 2 से लेकर 7 वर्ष, अर्थात 2 के बाद की अवस्था, 2 वर्ष के बाद की अवस्था, अर्थात तीसरे वर्ष की शुरुआत से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। अब समझिए इसको 2 से 7 तक की अवस्था क्या होती है? ये तार्किक चिंतन का इसमें अभाव होता है। कैसा? अतार्किक चिंतन होता है, तार्किक नहीं होता है, क्रम से नहीं होता है। वो कुछ भी सामने आएगा उसके बाद आधार पे चिंतन करना शुरू करता है। इसीलिए मैंने लिख दिया, देखिए तार्किक चिंतन का अभाव होता है। वो खिलौनों के माध्यम से खेलना सीखता है, माता पिता से अनुकरण करके सीखता है, रंगों को देखकर सीखता है, संकेत से बता देता है। आप बताते हैं आँख कहाँ है तो बता देता है, नाक कहाँ है, हेड कहाँ है, आपके हेयर कहाँ है, ईयर कहाँ है, नोज कहाँ है, तो ये माउथ कहाँ है, इस तरीके से इशारे से बता देता है। संकेतों के माध्यम से गिनती गिनना सीख लेता है। सही चित्र नहीं बना पाता है, अनुपात भी ठीक नहीं कर पाता है। अनुपात का मतलब जैसे अगर आप बच्चे से कहते हैं कि बड़ी चीज लेके आओ, तो बड़ी चीज का मतलब अगर आप उसे किसी आयतन जिसका ज्यादा हो, चौड़ा हो, उस चीज को देंगे वो नहीं लेगा, बल्कि लंबी चीज होगी उसको वो जल्दी उठा लेगा, चाहे उसका आयतन कितना भी हो। तो आयतन नहीं कर पाता है। विलोपिता का गुण होता है, वो किसी चीज को जो है ज्यादा समय तक नहीं रख पाता है अपने अंदर, उसको भूल जाता है, तो विलोपिता का गुण पाया जाता है। ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था को जीन पियाजे ने 2 अवस्थाओं में विभाजित किया है। ये है प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था। इसको एक नाम से जाना जाता है, प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था। ये 2 से लेकर 4 वर्ष तक की होती है। इसमें बच्चे को भाषा की समझ नहीं होती है, अर्थात भाषा का ज्ञान नहीं होती है। 3-4 वर्ष तक बच्चा कुछ भी भाषा बोलता है, उसे उसका ज्ञान नहीं होता है। मूल चिंतन का अभाव होता है, ये मैंने पहले ही बताया। उन्हीं अवस्थाओं को यहाँ बताया गया कि कौन सी अवस्था किस अवस्था में होती है, दोनों में। तो मूल चिंतन का अभाव होता है। भार, क्रमबद्धता, ये सारी चीजें नहीं बता पाता कि क्रम से कौन सी चीज है, भार किसका ज्यादा है, कम है। वो उस चीज का भार ज्यादा बताएगा जो लंबी होगी, चौड़ाई में भले ही कोई चीज ज्यादा रखी हो। आयतन का अभाव होता है, ठीक। तो इन चीजों का क्या होता है? अभाव होता है। इसी की दूसरी अवस्था है अंतःप्रज्ञा चिंतन काल। अंतःप्रज्ञा चिंतन काल या अंतर्दर्शीय अवधि भी बोला जाता है। अंतःप्रज्ञा चिंतन काल भी बोला जाता है या अंतर्दर्शीय अवधि भी बोली जाती है। ये 4 से लेके 7 वर्ष, ये 2 से 4 थी, ये 4 से लेके 7 वर्ष, ये दोनों पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत दी आती हैं। तो 4 से लेके 7 वर्ष तक की अवस्था, इसमें भाषा की समझ थोड़ी थोड़ी आने लगती है, मतलब भाषा को समझने का प्रयास करने लगता है बच्चा। सजीवता का ज्ञान होने लगता है, अर्थात वो ये जानने लगता है कौन सी वस्तु सजीव है। अगर किसी को नकोटता है, छेड़ता है,
किसी जीव जंतु को पकड़ता है तो अगर वो भौंकता है वो दूर हो जाता है, वो जान जाता है सजीव है, तो सजीव निर्जीव में अंतर करने लगता है। विलोपता का गुण यहाँ भी होता है लेकिन थोड़ा समाप्त होने लगता है। अगले चिंतन यहाँ, लेकिन फिर से यहाँ समझ लीजिए तार्किक चिंतन अभी भी नहीं होता है, अर्थात उसका चिंतन अतार्किक ही होता है इस अवस्था में भी। तो ये आपकी दो अवस्थाएं हो गई, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और सबसे पहली अवस्था इंद्रिय पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था हमारी जन्म से लेकर 2 वर्ष तक थी और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक थी। और इसकी 2 अवस्थाएं हैं, पहली प्राक संप्रत्यात्मक अवस्था या पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था 2 से 4 वर्ष और दूसरी अवस्था है अंतः प्रज्ञा चिंतन काल या अंतर्दर्शी अवस्था 4 से 7 वर्ष। अब हम तीसरी अवस्था की बात करते हैं तो ये आती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। देखिए संक्रिया शब्द मैं पहले ही बता चुका हूँ, गणित जगत से लिया गया है, जोड़ घटाना। तो मस्तिष्क में जो भी संक्रियाएं करता है, अपने मस्तिष्क में जो भी किसी चीज को जोड़ता है, घटाता है, किसी भी चीज को संकलन करता है, समाज में क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तो वो सब क्या कहलाती है, संक्रियाएं। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या इसको अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी बोला जाता है। ये 7 से लेके 11 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में बच्चा मूर्त वस्तुओं पर आधारित चिंतन करना शुरू कर देता है, अर्थात उसको जो वस्तुएं दिखाई देती हैं उसके आधार पर चिंतन करता है। जैसे मैं उदाहरण देता हूं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा गाय को देखता था तो आपसे पूछता था गाय ये क्या है, आपने कहा गाय। फिर दूसरे जानवर को देखा, आपसे पूछा ये क्या, आपने कहा ये घोड़ा। तीसरे को देखा, आपने कहा ये भैंस। तो वो जब भी किसी भी जीव जंतु को देखेगा तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में क्या करता था, वो इस चीज को नहीं जान पाता था कि पहली अवस्था में शुरू की जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी जो 2 से 4 वर्ष तक की, उसमें वो ये नहीं जान पाता था कि वो जीव जंतु क्या है। वो गाय को देख के भी गाय बताता, घोड़े को देख के भी घोड़ा बताता, गाय बताता, और भैंस को देख के भी गाय बताता। उसमें वो अंतर नहीं कर पाता था, तार्किक चिंतन का अभाव था। लेकिन अब मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या हुआ, 7 से 11 वर्ष में वो गाय और भैंस में अंतर बता पाएगा कि गाय गाय क्यों होती है, भैंस क्यों होती है और घोड़ा क्यों होता है। तो उन सब में वो अंतर कर सकता है, चारों में, भले ही उनके 4-4 पैर होते हो या कुछ भी चीज हो, उन सब चीजों में वो अंतर डिफाइन कर सकता है। तो मूर्त संक्रिया में अब क्या होता है, तार्किक चिंतन प्रारंभ हो जाता है और इस समय वो मूर्त वस्तुओं के आधार पर चिंतन करता है, अर्थात जिस चीज को देखता है उसका सही बता पाता है, सही अनुपात बता पाता है, क्रम बता पाता है, आकार बता पाता है, भार बता पाता है, आयतन बता पाता है, दिन बता पाता है, महीना बता पाता है इत्यादि का उसे 7 से 11 में निश्चित तौर पे ज्ञान हो जाता है और इसीलिए इसको क्रमबद्ध चिंतन प्रारंभ हो जाता है। ये भी कहा जाता है कि क्रमबद्ध चिंतन की अवस्था कौन सी होती है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था क्रमबद्ध चिंतन की अवस्था होती है। इस अवस्था को अनौपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है और ये 7 से लेके 11 वर्ष तक की अवस्था होती है। और अंतिम अवस्था आती है अमूर्त चिंतन की अवस्था। इसको अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। इसको 11 से लेकर 15 या 16 वर्ष तक माना गया है। जीन प्याजे ने इसको कहां तक माना है, 11 से लेकर 15-16 वर्ष तक माना है। इसमें समस्या समाधान की योग्यता आ जाती है, कार्य कारण संबंध समझने लगता है, अर्थात समस्या समाधान बच्चे के सम्मुख कोई भी समस्या आएगी उसको वो चिंतन करके उसके बारे में सोच विचार करके निर्णय ले सकता है। कार्य कारण, ये कार्य क्यों हुआ, इसका कारण क्या था और इसका परिणाम क्या निकला, इस विषय में चिंतन कर सकता है। उच्चतम संज्ञानात्मक चिंतन अर्थात चिंतन की उच्चतम सीमा तक पहुंच जाता है। विचारशील चिंतन कर सकता है, आगमन निगमन चिंतन कर सकता है, अर्थात समस्या से पहले भी बाद में भी। तो ये सबसे अंतिम अवस्था होती है। तो आज हमने जाना जीन प्याजे के सिद्धांत के बारे में। अगर हम इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न आपसे पूछते हैं तो आप उत्तर दीजिए। जैसे जीन प्याजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया था, तो आप बता सकते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जनक किसे कहा जाता है, तो आंसर आप बता सकते हैं जीन प्याजे का। यह भी पूछा जा सकता है विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो भी आपका आंसर होगा जीन प्याजे का। ये पूछा जा सकता है जीन प्याजे कहां के निवासी थे, तो आंसर आपका होगा स्विट्जरलैंड के निवासी। अगर ये पूछा जा सकता है कि स्कीमा किसके सिद्धांत के अंतर्गत आता है, तो भी आप बता देंगे जीन प्याजे के सिद्धांत के अंतर्गत। अगर ये पूछा जाता है कि जीन प्याजे ने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कितनी अवस्थाएं बताई, तो आप बता सकते हैं 4 अवस्थाएं बताई। संवेदी पेशी अवस्था 0 से लेकर 2 वर्ष, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष,
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से लेके 11 वर्ष और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था 11 से लेके 15 या 16 वर्ष तक। तो आप सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।